नमस्कार, आप द न्यूज वर्स्ट देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्स्ट के संपादक अरुण कुमार पांडे सर हैं। बातचीत करेंगे पशुपति पारस की मुश्किलें जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। क्यों बढ़ती हुई जा रही है, हम सारी बातें आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ अरुण पांडे सर है। सर, फिर से पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पशुपति पारस दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई हैं जी और केंद्र सरकार में इसी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में पिछली सरकार में वो मंत्री थे, जी फूड प्रोसेसिंग के मंत्री थे। जी और चाचा भतीजे में मतलब भतीजा का मतलब चिराग कह रहे हैं। चिराग पासवान से उनका रामविलास पासवान के देहावसान के बाद पटरी बिगड़ गई। चाचा भतीजे में ही राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो गया जी और उस द्वंद्व में उस समय तो पशुपति पारस ने बाजी मार ली। जी पार्टी में 6 एमपी की पार्टी थी, उसमें 5 एमपी एक साथ हो गए जी और चिराग पासवान जो पार्टी के अध्यक्ष थे जी वो अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ने भी पशुपति पारस की अगुवाई वाली पार्टी को मान्यता दे दी कि यही असली पार्टी है, यही असली लोजपा है। और वो संसदीय दल के नेता भी मान्यता मिल गई। चली सरकार, अब लगभग पूरा कार्यकाल चला जी और अंतिम समय में इधर लगातार चिराग पासवान ने बड़ा धैर्य से काम लिया जी और मामला चुनाव आयोग तक में गया और उसमें चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी का माने जो लोजपा रामविलास के नेतृत्व में जो पार्टी थी तो उसका बंगला चुनाव चिन्ह हुआ करता था, तो चुनाव आयोग ने वो चुनाव चिन्ह को ही फ्रीज कर दिया। दोनों पार्टी को अलग अलग चुनाव चिन्ह की मान्यता दी, अलग अलग नाम कर दिया। अब चलिए, ये पार्टी चल रही थी। जब लोकसभा का चुनाव आया, ये भी पिछला हाल में जो चुनाव संपन्न हुआ उसके पहले, जैसा मैंने आप कहा कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए थे, तो उसका लाभ उनको मिला। वो लाभ ये मिला कि लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी भाजपा ने चिराग पासवान को गले लगा लिया। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए और इसके बाद जो पार्टी से समझौता हुआ चुनाव में, वो चिराग की पार्टी को 5 सीट मिल गया जी और पशुपति पारस हाजीपुर से तब सांसद थे, उनको वहाँ से टिकट भी नहीं मिला, उनके लोग किसी को टिकट नहीं मिला जी और हालत ये हो गई कि पशुपति पारस के साथ जो सारा एमपी थे उसमें कुछ लोगों ने पाला भी बदला। जी उसमें एक तो वैशाली की सांसद थी बीना सिंह, पाला बदली, उनको चिराग ने टिकट भी दे दिया और फिर सांसद बन गई। बाकी नवादा से थे सांसद उनके चंदन सिंह, उनको भी टिकट नहीं मिला। खगड़िया से जो उनके साथ थे उनको भी टिकट नहीं मिला। प्रिंस जो उनके भतीजा हैं उनको भी टिकट नहीं मिला। अब खुद पारस को भी टिकट नहीं मिला। तो कुल मिला जुला कर जो एक स्थिति बनी, इससे पारस पूरी तरह पार्टी में पार्टी थी लेकिन वो एनडीए में अलग थलग पड़ गए और हालत ये रही कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चिराग ने अपने चुनाव में भी कभी बुलाया नहीं। अब बाद में फिर एक क्यास लग रहा था कि पशुपति पारस ने तब कोशिश की थी लोकसभा चुनाव के पहले कि वो विपक्ष में लड़ें और लालू प्रसाद से उन्होंने बात की थी। लालू प्रसाद ने भी कोई तरजीह नहीं दिया तो घर बैठे रह गए। अब इधर जो आपने एक और कहा कि उनकी मुश्किल बढ़ी, वो मुश्किल ही बढ़ी कि सब कुछ तो गंवा ही बैठे थे। पटना एयरपोर्ट के पास रामविलास जी थे, उसी समय से सरकार की ओर से, भवन निर्माण की ओर से लोजपा के लिए कार्यालय मिला हुआ था। अब वो पशुपति पारस की पार्टी को वो कार्यालय भी छीन गया है। भवन निर्माण विभाग ने उसका आवंटन कैंसिल कर दिया था। कब? अभी चल रही थी बात। अब इधर एक नई नोटिस दे दिया है वो उनको कि भैया अब आप इसको जबरन खाली कीजिए। उसका टाइम भी दे दिया है 7 दिनों के अंदर। 7 दिन में उसको खाली कीजिए, नहीं तो उसमें ताला लगा दिया जाएगा। सारा सामान यही होता ही है कि जब कोई आप सरकारी दफ्तर या बंगला में आप रहेंगे और पहले खाली करने की नोटिस दी जाती है, नहीं हटेंगे तो फिर जबरन सारा सामान बाहर फेंक देगा और वहाँ बलपूर्वक हटा दिया जाता है। यही सिस्टम है। तो अब पशुपति पारस को ये नोटिस मिल चुके हैं, मतलब अभी तक तो पद गया, एक तरह से कहिए कि पार्टी भी है अभी उनके हाथ में, पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब और क्या बचा है। अब इसके बाद उनके कई लोग भी पाला बदल लिए और अब पार्टी का दफ्तर भी, और चिराग भी कहीं किसी रूप में वो अपने चाचा से समझौता करने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि भाई
जिन लोगों ने पिताजी के निधन के बाद हमारे साथ जिस ढंग का सलूक किया वो हम किसी से अब कोई बख्शेंगे नहीं, किसी के साथ नहीं। एक तो किसी को माफ़ करना था तो बीना देवी को सिर्फ माफ़ी मिली। अब तो चिराग पासवान की स्थिति बीच में चर्चा हो रही थी, वहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनके घर मिलने गए थे। बाद में वो दिल्ली गए, उन्होंने अमित शाह से भी भेंट की थी। एक लग रहा था पशुपति पारस को कहीं कि राज्यपाल का पद मिल जाए, तो भी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब तो कोई अब तक आस पूरी नहीं हुई। अलग थलग बैठे हैं, पड़े हैं। अब तो वो अपने राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य के लिए क्या कुछ करेंगे, पार्टी को आगे करेंगे, फिर किसके साथ जाएंगे कि अकेले ही लड़ेंगे। तो अब चुनाव तक हुए, कभी हाल तक वो सुनील पांडे उनके साथ थे, तो सुनील पांडे ने भी भाजपा का दामन थाम लिया और उनके लड़के अभी तरारी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला पशुपति पारस की जो मुश्किल बढ़ी है, जो आप बात कर रहे हैं, वो नई मुश्किल यही है कि उनका पार्टी दफ्तर भी सरकार अब छीनने जा रही है। वो एक स्थिति है। इसलिए देखिए, राजनीति में उत्थान और पतन, कभी किसी के अच्छे दिन आते हैं तो सब कुछ होता है। पशुपति पारस को रामविलास जी थे, कहते थे वो कि भाई देखिए, जो हम कुछ कर सकते थे अपने दोनों भाइयों को। पशुपति पारस को भी उन्होंने राजनीति में एमएलए हुए, बिहार में मंत्री हुए, अब दिल्ली में भी मंत्री हुए। उसी तरह से उनके भाई रामचंद्र पासवान थे, उनको भी अवसर मिला, वो भी एमपी होते रहे। भतीजा प्रिंस भी एमपी हुआ, और चिराग पासवान तो अभी हैं ही। तो कुल मिलाकर लेकिन अब पशुपति पारस जो कभी रामविलास पासवान के राजनीतिक मैनेजर की भूमिका निभाते थे, लेकिन अब तो कहिए कि पशुपति पारस का क्या भविष्य है, वही तो ये सवाल है ही। कोई भविष्य नहीं अभी दिखता है। वो पार्टी चला रहे हैं और पार्टी का दफ्तर खुलेगा तो फिर कहीं नया कोई कार्यालय उनको के लिए भवन तलाशना होगा। आज की तारीख में स्थिति है। लेकिन कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो उनके साथ जो कुछ शुरू हुआ है, वो अभी मुश्किल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पशुपति पारस की पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस मामले में हस्तक्षेप करें। ये अनुरोध तो करने में क्या बुराई है, जो कह रहे हैं कि अनुरोध करें। आपको याद होगा जिस समय पार्टी टूटी थी ना, तो लोग कहते थे कि ये नीतीश कुमार ही इंस्ट्रूमेंटल है जी। आप याद कीजिए, जिस समय पशुपति पारस की अगुवाई में पार्टी टूटी थी, उस समय ललन सिंह बहुत एक्टिव दिखे थे वहाँ दिल्ली में, और इस पार्टी से सब जो टूटे थे ना, तो साथ वहाँ एक सांसद के घर बैठक करते दिखे थे। मीडिया में भी सारी बात आई थी। बात के दिन में तो कहा कि वही हमारा कोई रोल नहीं था जदयू का, मुख्यमंत्री भी खुद कहते रहे थे। लेकिन उस समय यही बात कही भी जा रही थी कि जो चिराग पासवान ने 2000 उस असेंबली के चुनाव में जो एक्ट किया, जो नीतीश कुमार को एक तरह से कहिए कि चोट पहुंचाया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था कि चुनाव में जदयू तो रोल नंबर 3 हो गई थी, और चिराग के विरोध के कारण जदयू को भारी नुकसान हुआ था। और वही कारण था कि राजद सबसे बड़े दल को 80 सीटें मिल गई थी। तो अब तो एक स्थिति जो है, चिराग ने ही दोस्ती कर ली है। जो कभी बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट करके अभियान चलाते थे, नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगला करते थे, अब वो चाचा भतीजा की एक नई केमिस्ट्री उन्होंने बनाई है। और विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि एनडीए में रह करके पिछली बार तो उनको 30 सीट भी नहीं मिली थी, अब तो उनके पास 5 सांसद हैं। तो 30 और 40 और 45 सीट तो अभी 30-40 सीट तो अब कोई समझौता असेंबली में उनको मिलने में भी दिक्कत नहीं है। उसके कारण अब बीजेपी और जदयू की सीटें घटेंगी, इसलिए कि अब तो एनडीए में चिराग पासवान भी हैं, एनडीए में जीतन राम मांझी भी हैं, और एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो कुल मिला जुला करके अब तो जो एक स्थिति मुझे दिख रही है कि पहले अब 100 सीट से अधिक पर जदयू और बीजेपी बराबर सीट पर ला करता था, अब तो इन्हीं दोनों को कहीं ना कहीं कुछ सीट अपने सहयोगी के कारण उसमें तीसरा बड़ा दल के रूप में लोजपा रामविलास की पार्टी, जो चिराग पासवान जी इसका नेतृत्व करते हैं, सीट बंटवारा होगा तो एक स्थिति यही बनेगी। तो कुल मिलाजुला पशुपति पारस का अब राजनीतिक भविष्य जो है ना, वो पार्टी है और वो हैं, बस अभी यही भरी स्थिति मानिए। चलिए, तो पशुपति पारस की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही थी। सारी बातें जो है वो सर बता रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।